जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया भाई, पार्ट 2 स्टार्ट हो गया भाई। चलें ज़रा जल्दी से इसको देखें, बस सिर्फ ये देखें मॉनेटरी आइटम में अभी तक हमने क्या है, रिसीवेबल पेबल, मनी इज रिसीवेबल और पेबल, डेटर एंड अदर रिसीवेबल्स, क्रेडिटर्स, एक्रूवल्स यानी कि रेंट पेएबल है जैसे, लोन रिसीवेबल पेएबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल, कैश डिविडेंड पेएबल, कैश इन हैंड, करेंसी यूनिट्स कैश एट बैंक। लीज रिसीवेबल हो या लीज लाइबिलिटी हो, IFRS 16 लीज रिसीवेबल अगर आपका डॉलर्स में है, पाउंड्स में है, तो ये आपका मॉनेटरी आइटम है। ये रेंट पे जो रिसीवेबल होगा उसको क्या करेंगे, रीट्रांसलेट। और सही है। ऐसे ही लीज लाइबिलिटी, आपने बाहर के मुल्क से कोई चीज़ लीज करवाई हुई है, आपने पेमेंट करनी है डॉलर्स में, तो ये रेंट के ऊपर आपके पास जो लीज लाइबिलिटी आपके ऊपर, ये भी क्या है, मॉनेटरी आइटम, रीट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद अभी तक तो आप इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ सकते, पढ़ना भी नहीं है, मैं खुद पढ़ाऊँगा, ठीक है। जैसे कि ये IFRS 9 जब पढ़ लेंगे उस वक्त आपको पता लगेगा ये क्या है। उसके बाद ये मैंने कल पढ़ाना है 12 वाला, ठीक है, 12 मैंने कल पढ़ाना है। ये जनाब IAS 12 के बाद आपको समझ लगेगी, IAS 12 के बाद आपको समझ लगेगी करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स तो बहरहाल से भी समझ आ जाती है। रिफंड लाइबिलिटी IFRS 15 के बाद आपको पता लगेगा। एंड पे सबसे आखिरी टॉपिक करते हैं प्रोविजंस, IAS 37 के बाद पता लग जाएगा, लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आपको सिखाया था प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, एक प्रोविजन है, लाइबिलिटी होती है ना, इसको एंड पे कैसे करना है आपने ख़त्म, पे करके। तो जो पेमेंट मजदूरों को एंड पे करनी है वो कैश आउटफ्लो ही होना है ना, तो ये भी क्या है, मॉनेटरी आइटम, लेकिन IAS 37 में समझ आएगी। और ये तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। बहरहाल एम्प्लॉई बेनिफिट्स की कोई प्रोविज़न है तो वो भी आपने जो है वो रिकॉर्ड, उसको कहना है मॉनेटरी आइटम, ठीक है। बहरहाल ये कुछ हैं अभी जो पेंडिंग हैं, जिनको अभी मैंने नहीं समझाया आपको, ओके। ऐसे ही नॉन मॉनेटरी आइटम्स में क्या क्या होता है जी। नॉन मॉनेटरी आइटम्स में जो हमने पढ़ लिए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल, बायोलॉजिकल एसिड्स, राइट ऑफ यूज़ और इन्वेंट्री। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अगेन ये IFRS 9 है, यानी कि उधर फाइनेंशियल मॉनेटरी आइटम्स के अंदर आपको यहाँ पे डेट सिक्योरिटीज़ नज़र आ रही हैं, डिबेंचर्स भी कहते हैं, और यहाँ पे आपको शेयर्स यानी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहे हैं। तो ये नॉन मॉनेटरी और वो मॉनेटरी पढ़ेंगे जब टॉपिक, तभी समझ आएगी ना, फ़िलहाल ये पेंडिंग है। एडवांस इंशाल्लाह मैं जब कल मंडे को करवा दूंगा तो ये एडवांस ओपन होगा, ऊपर वाला भी। वो क्या है, वो क्या है जी, एडवांस जो कि रिसीव बैक करना है इन कैश, और ये क्या है, जो कि एडवांस हमने पे किया जिसके अगेंस्ट गुड्स आनी है। तो बहरहाल ये गुड्स आनी है ना, इसलिए नॉन मॉनेटरी, और वहाँ पे कैश आना है, तो ये क्या है, चलो ये कर ही लेते हैं। बल्कि क्या है इसमें, मसला क्या है, ये तो हो ही गया। ये देखें, आपने किसी को एडवांस दिया, एम्प्लॉय को एडवांस दिया, वापस सर्विसेज नहीं लेनी उससे, वरना वो तो होता है एडवांस टू सप्लायर एसेट, तो होता है एडवांस टू स्टाफ एसेट तो होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट कैश नहीं आना होता, सर्विसेज देनी होती हैं उसने। आपने किसी को एडवांस दिया, वापस कैश की फॉर्म में लेना, तो ये तो जस्ट लाइक लोन है, कैश रिसीवेबल है, तो ये क्या है, मॉनेटरी आइटम। लेकिन अगर आपने किसी को एडवांस दिया है कि उसके बदले में फ्यूचर में वो गुड्स देगा, सप्लायर है आपका, या अपने एम्प्लॉय को एडवांस दिया, फ्यूचर में सर्विसेज देगा, तो ये ऐसा एसेट है जिसके अगेंस्ट फ्यूचर में कैश रिसीवेबल नहीं है, गुड्स रिसीवेबल है या सर्विसेज रिसीवेबल है, तो ये कौन सा है, नॉन मॉनेटरी। ऐसे ही अगर आपने किसी से एडवांस लिया है, उसके अगेंस्ट आपने फ्यूचर में गुड्स देनी है, तो ये एक ऐसी लायबिलिटी है जो फ्यूचर में आपने कैश पे करके नहीं उतारनी, बल्कि गुड्स डिलीवर करके उतारनी है, तो ये क्या है, आपका नॉन मॉनेटरी आइटम है। ये देखना पड़ेगा ना, जो मॉनेटरी होगा पीरियड एंड पे वही रीट्रांसलेट होगा, जो नॉन मॉनेटरी होगा वो रीट्रांसलेट नहीं होता। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस है, चेक करो ज़रा, प्रीपेड एक्सपेंसेस किसे कहते हैं जी। आपने आज 1000 रुपया पे कर दिया, अगले 6 महीने का किराया, 1 महीना गुजरा था, ईयर एंड आ गया, अब 5 महीने का किराया आपके लिए क्या है, प्री पेमेंट, प्रीपेड रेंट। बैलेंस शीट में नज़र आ रहा होगा, एसेट है, बोलो क्या इसको रीट्रांसलेट कर लें, अगर ये फॉरेन करेंसी में रीट्रांसलेट कर लें, नहीं, क्योंकि फ्यूचर में इसके अगेंस्ट आपको कैश नहीं आना, ये प्री पेड रेंट है, इसके अगेंस्ट फ्यूचर में बस आपने सर्विसेज रिसीव करनी है। तो प्री पेमेंट्स भी क्या है, नॉन मॉनेटरी आइटम। समझ आ रही है बात, थोड़ी थोड़ी पढ़ना है ना इसको ध्यान से।
प्रोविजंस टू बी सेटल्ड इन कैश, नॉट टू बी सेटल्ड इन कैश, IAS 37 के बाद देख लीजिएगा। वैसे सादा सी बात है, पर मसला ये है ना कि आपको समझ कैसे आए कि वो कौन सी प्रोविज़न होती है जो कैश के बगैर जान छोड़ देती है, तो वो फिर पता लगेगा। जैसे प्रोविज़न हो डाउटफुल डेट होता था, तो वो अगर आ जाते थे पैसे तो वो बस एडजस्ट हो जाती है। चले छोड़ें इस बात को, IAS 37 में जाकर देखेंगे। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, ये तो IAS 20 है बेटा। IAS 20 कुछ याद है? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट किसे कहते थे? आज ग्रांट रिसीव हुई तो आपने एंट्री पास की, कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट नामी लायबिलिटी क्रेडिट, लेट्स से 500। अब ये क्या है? ये क्या है? एक लायबिलिटी है। तो बोलो, है लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी क्या आपने फ्यूचर में पे करके उतारनी है? नहीं, वक्त गुजरते जाना है, कंडीशन मीट होती जानी है, या रिलेटेड एसेट या रिलेटेड एक्सपेंस जो है वो P&L में जाते जाएगा, तो ये भी अमाउंटाइज होकर इनकम में। तो इसकी एंट्री क्या होती है? डेफर्ड ग्रांट डेबिट कैश क्रेडिट ना, ग्रांट इनकम क्रेडिट P&L में। तो ये ऐसी लायबिलिटी है, लेट्स से मैं कहता हूँ 50 रुपये, तो ये एक ऐसी लायबिलिटी है जिसने फ्यूचर में कैश की फॉर्म में पे नहीं होना, कैश क्रेडिट नहीं हो, तो ये मनी पेएबल नहीं है, तो ये भी क्या है? नॉन मॉनेटरी आइटम। चलें अब एक आधा छोड़ भी दें बरकत के लिए, इक्विटी आइटम अपीयरिंग, ठीक है, इसको देख लेते हैं। डन हो गया जी? तो सही है, तो ये इंशाल्लाह जो रह गए हैं वो भी कर लेंगे। वैसे बाय द वे, इक्विटी आइटम जो बैलेंस शीट में नज़र आ रहे होते हैं उसके अगेंस्ट क्या फ्यूचर में ये शेयर कैपिटल जो पड़ा हुआ है, क्या फ्यूचर में इसके अगेंस्ट हमने कैश पे करना है? बाय द वे कैश पे करना है? नहीं, वो तो कंपनी जब डेड हो जाती है ना बेटा, जब कंपनी का वजूद ही नहीं रहेगा तो सारे एसेट्स बेच, लोया बेच, लेलन बेच, सारे एसेट्स बेच के लायबिलिटीज़ पे करके जो बचा खुचा होता है वो इनको मिलता है शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या कहलाता है? जो इक्विटी आइटम है। लेकिन इसको फिर किस वक्त, ये ज़रा वजनी हो रहा है, इसको छोड़ें अभी फ़िलहाल, ठीक है। डन है और सही है। तो ये इंपॉर्टेंट पेज था। अब इंशाल्लाह मंडे को इसमें से थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि ये थ्योरी साथ साथ ही पढ़ जाए, ये वाला मामला हमारे साथ ना हो जो हो चुका हुआ है इधर। आ जाए IFRS 16 पे वापस। बड़ा इंजॉयमेंट वाला टाइम है वैसे, ये बड़े मज़े मज़े की एग्जांपल्स हैं, मज़े मज़े की एग्जांपल्स हैं। पेज नंबर 46 पे जाएंगे, लेकिन पहले एग्जांपल देखें फिर ही जाएंगे ना। एग्जांपल एक सुने जी। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1 क्या थी हमारी? एग्जाम्पल 1 में हमने क्या देखा था? हमने कहा था कि जी जो आपने डिसीजन लेना ना शॉर्ट टर्म लीज का, कि है या नहीं है, तो एक्सटेंडेड पीरियड शामिल करके आपने टाइम निकालना है जिसको फिर आपने डिसीजन के लिए यूज़ करना है, ठीक है, सही है। यानी ओरिजिनल तो 7 महीने थी लीज, लेकिन अगर एक्सटेंशन पीरियड डाल दें तो ये कितना बनता है? 16। तो इसलिए 16 महीने शॉर्ट टर्म से निकाल देंगे इसको। लेकिन एक और चीज़ हमने क्या पढ़ी थी? चाहे शॉर्ट टर्म भी है लीज़, लेकिन अगर परचेज ऑप्शन भी है उसके एंड पर, तो ये भी शॉर्ट टर्म लीज़ नहीं रहेगी। ये हमने पॉइंट 1 इसके साथ पढ़ लिया था, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल बना रहा हूँ मैं। हाँ जी, एग्जाम्पल 2 बहुत इन्जॉय करके पढ़ने वाला ये काम है, इसीलिए तो बोरियत के टाइम में ये करते हैं। अब आधा घंटा आप बोर होंगे ना, तो इंशाल्लाह मंडे को लोन करेंगे जी बच्चों। मिसाल के तौर पे आपके पास एक कार है, कार A, और एक कार है कार B, ठीक है। कार A आपने लीज़ पर ले रखी है 7 महीनों के लिए, और कार B ले रखी है आपने 11 महीनों के लिए। ये आपकी एक क्लास है, कार्स एक क्लास ऑफ एसेट है ना, और बोलो अच्छा। ऐसे ही आपका एक प्लांट है, प्लांट 1, और एक प्लांट है प्लांट 2। प्लांट 1 आपने ले रखा है 8 माह के लिए लीज पर, और प्लांट 2 ले रखा है आपने 10 माह की लीज पर। अब ये सारी की सारी चारों लीजेस जो हैं ये आपकी क्या हैं?
शॉर्ट टर्म है कि नहीं है? अब आपका दिल चाहे कि आपका दिल अगर ये चाहे, जो कि गलत होगा, कि आप ऐसा करते हैं, हम इस कार ए को शॉर्ट टर्म कह देते हैं, कार बी को रिकग्निशन एग्जाम्पशन पे नहीं लेके आते, उसको राइट ऑफ यूज पे रखते हैं। दिल कर रहा है हमारा। इधर से प्लांट 2 के बारे में आप ये सोचते हैं कि प्लांट 1 तो रहे पुराने हिसाब से, सिंप्लीफाइड अप्रोच पे नहीं लाना, वो नॉर्मल लीज पे, राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी हमने लीज पे रखे है ना। प्लांट 2 को हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म कहकर सिंप्लीफाइड अप्रोच कर लेते हैं। स्टैंडर्ड कहता है ना 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 बेटा, आपने ये डिसीजन लेना है ना कि आपने रिकग्निशन एग्जाम्पशन लेनी है या नहीं लेनी है, तो आपने क्लास बाय क्लास करनी है। मिसाल के तौर पे आप कार एक क्लास ऑफ एसेट है, तो आप इस पूरी क्लास के ऊपर कह देंगे कि जी हमने इस पे क्या करना है, रिकग्निशन एग्जाम्पशन लगानी है, यानी कि सिंप्लीफाइड अप्रोच, रिकग्निशन एग्जाम्पशन हम इस पर अप्लाई करेंगे, यानी हम इस पर सिंप्लीफाइड अप्रोच रखेंगे। और दूसरी तरफ प्लांट को हमने नहीं इस तरफ लेके आना। प्लांट के बारे में हमारा दिल क्या कर रहा है कि उसको हम नॉर्मल लीज पर ही रखें, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, आप इसको नॉर्मल पे रख लें, ठीक है। तो इधर प्लांट सारे का सारा जो है, प्लांट वाली क्लास जो है, ये क्लास ऑफ एसेट आपकी नॉर्मल लीज पर ही रही। नॉर्मल का मतलब क्या है जी, नॉर्मल का मतलब क्या है जी, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट वाली अकाउंटिंग आप करेंगे। बिल्कुल इसकी आपको इजाजत है, ठीक है। क्या मतलब, ये अलाउड है कि आप इस पूरी क्लास को सिंप्लीफाइड अप्रोच पे रखें, इस पूरी क्लास को आप नॉर्मल अप्रोच पे रखें। दिस इज अलाउड, दिस इज अलाउड। और क्या चीज नहीं अलाउड, बोलो, कि आप एक कार को रख लें दूसरी को ना रखें सिंप्लीफाइड पे, एक प्लांट को रख लें दूसरे को ना रखें। स्टैंडर्ड ने कहा नहीं, ये चक्कर नहीं, दोनों को रख लो सिंप्लीफाइड पे, दोनों को रख लो नॉर्मल पे, लेकिन क्लास बाय क्लास ये डिसीजन शॉर्ट टर्म है कि नहीं है, यानी शॉर्ट टर्म लगाएं या ना लगाएं, ये क्लास बाय क्लास आपने लेके। हाँ, वो अलग बात है कि एक प्लांट 8 महीनों वाला है और एक प्लांट ही 5 साल की लीज पर है, तो वो तो यहां से निकल गया ना शॉर्ट टर्म से। बात किन की हो रही है, वो प्लांट्स जो सारे के, अगर आपने प्लांट में शॉर्ट टर्म लीज जितनी है प्लांट की, उन पे अगर आपने सिंप्लीफाइड अप्रोच का सोचा है, तो 10 प्लांट शॉर्ट टर्म लीज में, तो 10 के 10 पे लगाओगे, वरना 10 के 10 पे नहीं लगाओगे। और जो शॉर्ट टर्म नहीं है वो तो वैसे ही निकल गए ना, यहां पे आया ही कौन सा है, जो शॉर्ट टर्म वाला है। अगर आपके 15 प्लांट है लीज पर, पांच जो है वो 10-12 साल लीज वाले हैं, तो वो तो निकल के चले गए नॉर्मल में, बाकी कितने बचे, 10। इन 10 पे आपने डिसीजन लेते हुए फिर ये नहीं करना कि ये 10 में से कुछ शॉर्ट टर्म पे रख लें कुछ ना रखें, न न न न, फिर प्लांट रखने हैं तो सारे के सारे शॉर्ट टर्म लीज वाले प्लांट इसी पर ही रहेंगे, वरना सारे के सारे नॉर्मल पे रहेंगे। तो शॉर्ट टर्म का डिसीजन लेना है क्लास बाय क्लास। पॉइंट 2 पढ़ें जरा, फिर एग्जाम्पल की पिक्चर लीजिएगा, पढ़िए जरा। इसके साथ अब कौन सी एग्जाम्पल मैंने टच कराई है, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ें। द चॉइस ऑफ अप्लाइंग सिंप्लीफाइड अप्रोच मस्ट बी मेड बाय क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, कि आपने क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट की बात हो रही है, पूरी क्लास के हिसाब से डिसीजन लेना है आपने। ठीक है जी, डन हो गया। तो चलें, ये क्या लिखा हुआ यार, ये पढ़ना चाहिए, घर पे पढ़ लेना। चलो पढ़ लो। लेसी वुड रिकॉर्ड लीज इंस्टॉलमेंट आइदर एज एन एक्सपेंस ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द पीरियड ऑफ लीज और मे एक्सपेंस इट यूजिंग अनदर सिस्टमैटिक बेसिस ओनली इफ मोर रिप्रेजेंटेटिव। यानी वैसे तो स्ट्रेट लाइन पर रखना है, लेकिन अगर आपको कोई और ज़्यादा बेहतर लगता है तो सिंप्लीफाइड अप्रोच में वही आया कमाया घिसाया करते थे ना लेसर की ऑपरेटिंग लीज में, तो लेसी की सिंप्लीफाइड अप्रोच में हमने उसी को कह दिया था कि अगर आप दूसरी तरफ लेके जाएं तो शॉर्ट टर्म में नहीं होता था, वैसे तो वो लो वैल्यू एसेट के अंदर आता था, शॉर्ट टर्म में तो ऐसा मामला नहीं आया करता था। ठीक है ना, और सही है। चले, बहरहाल नेक्स्ट इज लो वैल्यू की लड़ाई अब शुरू हो रही है। अच्छा जी, आपका एग्जाम्पल 3 आ गई है जी। एक ही बार ना एंड पे पिक्चर बना लेना, ठीक है।
या 2-3 करके कर लेना। ओपन किया हुआ मैंने, किया हुआ। एग्जाम्पल 3, कितनी खामोशी हो गई। अब ये आप चाहते हैं कि ये काम इकट्ठा हो जाए किसी एक दिन, मर जाएंगे नहीं, लेकिन ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। अब ये कोई थ्योरी थोड़ा ये कि रीड कर रहे हैं, एग्जाम्पल करते हैं, आपको समझ आती है वहाँ से पढ़ लेते हैं बस, ठीक है। एक जनाब आपके पास टैबलेट है या लैपटॉप है, ठीक है जी, और इसकी लीज़ जो आपने की है तो ये 3 लाख का है ये, ठीक है। मेरा सवाल, लो वैल्यू एसेट है कि नहीं है? है कि नहीं है? बिल्कुल है। लैपटॉप एक ऐसा आइटम है जो एंटिटी अपने रिसोर्स से ख़रीद सकती है, इसके बावजूद लीज़ करा लेती है, ठीक है। लेकिन अगला सवाल जो आपने किया करना है सबसे पहले, वो ये किया करना है कि क्या ये ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो इंटर रिलेटेड हो। मतलब इंटर रिलेटेड मतलब आपका कोई प्रोडक्शन प्रोसेस लेट से ऐसा है कि जिसके अंदर इसका होना ज़रूरी है, अगर ये ना हो तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने कहा नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, ये नॉट इंटर रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड। तो फिर जवाब क्या है कि ये क्या है जी, ये एक लो वैल्यू एसेट है, ये लो वैल्यू एसेट है, ठीक है जी। यस, ओके, यस। नेक्स्ट, एक आपके पास कटिंग मशीन है, ठीक है। ये कटिंग मशीन आपकी फैक्ट्री में लगी हुई है और ये 30 मिलियन इसकी वैल्यू है जी। तो क्या ये लो वैल्यू है? भाई इसके ऊपर तो सवाल ही नहीं बनता ना, इंटर रिलेटेड या रिलेटेड वाला चक्कर, ये तो लो वैल्यू से ही निकल गया। जो लो वैल्यू में आया उसके साथ एक और सवाल करना है। ये बारीक बातें अब सवाल उस वक्त तो नहीं पढ़ी जाती, तो सवाल करा रहे होते हैं, छोटी छोटी बारीक बातें हैं जो बाद में ऐसे ही करते हैं याद रखने के लिए। 30 मिलियन तो वैसे ही निकल गया आपकी नॉर्मल वाली कैटेगरी से, ये लो वैल्यू वाली कैटेगरी से, तो लो वैल्यू ही नहीं है। लो वैल्यू होता तो फिर ये सवाल करते कहीं इंटर रिलेटेड तो नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ये लो वैल्यू है ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छा जी, एक है स्प्रे मशीन। आप जैकेटें बनाते हैं, क्या बनाते हैं जी? जैकेट्स बनाते हैं, जैकेट्स फैक्ट्री के अंदर। तो आपकी जनाब पहले कटिंग डिपार्टमेंट में कटिंग होती है, उसके बाद आपकी फिर स्विंग डिपार्टमेंट में सिलाई होती है, उसके बाद वहीं पे बटन शटन सारा जिपें शिपें लग जाती हैं। उसके बाद आपका एंड पर एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आपने एक स्प्रे गन रखी हुई है पेंट के लिए, सिर्फ इसलिए है कि उसमें से जैकेटों को गुजारते हैं तो वो स्प्रे उसको थोड़ा सा चमकदार कर देता है। अब ये स्प्रे मशीन जो है बड़ी ही सस्ती है, 60,000 रुपीज़ की है, ठीक है। लेकिन इसके बगैर आपका अगला काम नहीं चल सकता, या उस डिपार्टमेंट में एक मशीन अगली ऐसी है जो स्प्रे गन चलेगी तो आगे चलेगी, स्प्रे मशीन चलेगी तो आगे चलेगी, वरना वो काम ही नहीं हो सकता। अब स्टैंडर्ड कहता है तो ये लो वैल्यू एसेट, लेकिन चूंकि ये इंटर रिलेटेड है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, इसके बगैर आपका प्रोडक्शन प्रोसेस उस तरह से चल नहीं सकता, तो फिर आपके लिए ये लो वैल्यू नज़र आने के बावजूद लो वैल्यू नहीं है, ठीक है भाई। समझ आती है बात की? तो चलो फिर ज़रा पढ़ो, ज़रा वो वाला पहला पॉइंट, वो समझ आता है। ऐसे ही गपशप लगाकर हम इसको करते चले जाएंगे, ओके। गपशप में टाइम गुजर जाएगा, पढ़ते हुए तो तंग हो जाते हैं हम, गपशप में तो नहीं ना तंग होते, गपशप तो जितनी मर्जी आपके साथ लगाएं आप नहीं बोर होते, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एग्जाम्पल 3 मैंने इसके साथ जोड़ी है, पूरी बात ना हुई तो एक और एग्जाम्पल बना लेंगे। मैंने वैसे सही से पढ़ा नहीं था, मुझे सिर्फ ये नज़र आया था यहाँ से ये, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 जी, पढ़ें। एन एसिड कैन बी ऑफ लो वैल्यू इफ
द लेसी कैन ऑब्टेन बेनिफिट फ्रॉम यूज ऑफ एसेट विद ओन रिसोर्सेज अवेलेबल टू लेसी मीन्स कैन बी परचेज बाय लेसी इटसेल्फ। हाँ हाँ, लैपटॉप कैन बी परचेज्ड, स्प्रे मशीन सस्ती सी स्प्रे मशीन कैन बी परचेज्ड, सस्ती चीज़ है ना, खुद अपने रिसोर्सेज से खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही उसने एक और शर्त लगा दी, नहीं पढ़ाई थी, वरना तो फिर बंदा यही समझता रहे कि हो क्या रहा है, उसको ये बताया लो वैल्यू है, बस इसकी ट्रीटमेंट ये है, ठीक है, और सही है ना। लेकिन साथ ही इसने क्या कहा, ये लो वैल्यू हो सकता है इफ ये खुद खरीद सकते थे, और एंड मतलब साथ में ये भी दूसरी चीज, द अंडरलाइंग एसेट जिसकी बात हो रही है, मैं अंडरलाइन को साइड में रख, एसेट इज नॉट हाईली डिपेंडेंट ऑन और हाईली इंटर रिलेटेड विद अदर एसेट, ठीक है। तो अगर ये दोनों शर्तें पूरी हों, एक तो सस्ती सी चीज थी, अपने आप से खरीद सकता था, नहीं खरीदी, दूसरा हाईली डिपेंडेंट या हाईली इंटर रिलेटेड अदर एसेट्स के साथ नहीं है, ये दोनों चीजें हैं, तो फिर ये क्या है, लो वैल्यू। ये क्या है फिर, लो वैल्यू। समझ आती है बात? आगे क्या कहता है ये बाद में पढ़ते हैं, ये देखो अब, ये अब समझ आती है बात। एग्जाम्पल 3 साथ जुड़ गई। चलो ये 2 एग्जाम्पल्स आपकी, बल्कि 3-3 करके तस्वीरें खींचते रहो, नजर आ रहा है 2-2 करके तस्वीरें खींचनी है, ठीक है। ये जी बिल्कुल, जब सिंप्लीफाइड लो वैल्यू नहीं है तो फिर क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, बोलो, दूसरा ऑप्शन फिर क्या है, डन। समझ गए कि ना समझ गए? तस्वीर जरा और बेहतर करने की मैंने एक छोटी सी काविश की है। ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक हो गया ऐसे खाम खा, इतना तो हो। चलें जी, अच्छा जी, अब जल्दी से तस्वीर खींचे, मैंने अगली लाइन पढ़नी है, जुगाड़ करना होता है ना फिर। हो गया, फोटोग्राफी हो गई। हाँ अच्छा जी, एग्जाम्पल 4, आसानी से समझ आ रही है ना बातें, वरना समझ नहीं आती, जरा तंग होता है बंदा, और क्या, बस थोड़ा सा आप तंग ही हो जाएंगे, और तो कुछ नहीं होगा। टाइम ज़्यादा हो गया, खैर अभी है। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे आपकी एक व्हीकल है, कार ए, ठीक है जी। कार ए की जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू इस वक्त उसकी आज की फेयर वैल्यू 15 लाख है। क्या ये लो वैल्यू एसेट है? क्या ये लो वैल्यू एसेट है? नहीं, ये तो लो वैल्यू एसेट नहीं। अच्छा, एक मोबाइल है, वो आज है 2 लाख का, क्या ये लो वैल्यू एसेट है? यस, दिस इज़ अ लो वैल्यू एसेट। स्टैंडर्ड हमने नाम से बताया हुआ है, मैंने यहाँ पे ये पॉइंट नहीं समझाना था, नाम से स्टैंडर्ड ने कुछ चीज़ें बता दी हैं, बस वो लो वैल्यू ही ले लेना, ठीक है। फर्नीचर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये पढ़ेंगे ना, आज थ्योरी पढ़ रहे हैं, आज तो नहीं पहुँचेंगे आप, लेकिन बहरहाल जो चल रहा है सफ़र, ये भी आएगा एक जगह। फर्नीचर हो गया, लैपटॉप, पीसी, टैबलेट्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, और ये एग्जाम्पल्स बताएंगे, वरना डेफिनेशन यही है जो अभी आपको बताई है कि लो वैल्यू एसेट वो है जो अदरवाइज आप अपने रिसोर्सेज से खरीद सकते थे, नहीं खरीदा, ठीक है, और फिर वो इंटरलेटेड भी ना हो तो उसको लो वैल्यू कह देना, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल जो स्टैंडर्ड ने दिए हैं वो ये 3-4 चीज़ें हैं, फर्नीचर हो गया, पीसी, टैबलेट, लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, यही चीज़ें, ओके। अच्छा, एक और है आपके पास कार बी, इसकी फेयर वैल्यू आज है जनाब 85,000। ये कोई वो पुरानी FX होगी या कोई बहुत ही पुरानी को Mark 1 होगी, ठीक है, जो कि आपको मिल रही है। अब आपके दिल में क्या आ रही है, क्या कह रहे हैं जी, ये लो वैल्यू है, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है नहीं,
आपने एसिड को लो वैल्यू है या नहीं है इस कसौटी पर जो परखना है, तो ये समझना है कि ये एसिड अगर नया होता तो कितने का होता। यानी अगर आपको आज एक FX नज़र आ रही है 1955 मॉडल, पता नहीं उसको होती हुई, ठीक है, 85,000 की, तो अगर आज वही गाड़ी नई भी हो तो क्या वो 85,000 की ही होगी? तो इसका आंसर नो है। कार कभी भी लो वैल्यू एसिड नहीं हो सकती, चाहे पुरानी भी हो। इसके बारे में क्या है, नई गाड़ी इससे महंगी ही होगी, इससे महंगी ही होगी। ओके, तो लो वैल्यू, वहां पे तो रूल लिखा हुआ है महंगी ही होगी। तो रूल स्टैंडर्ड क्या लिखता है, लो वैल्यू का डिसीजन लेना कि लो वैल्यू है या नहीं है, ये इस बेस पर लेना है कि अगर ये एसिड बिल्कुल नया होता तो सिर्फ पैसे देख के चबला ना मारी जाना। और आसान हल तो ये बता दिया कि जो एग्जांपल्स स्टैंडर्ड ने 3-4 दी हुई हैं बस वही लो वैल्यू। हालांकि देखो मोबाइल से कम कीमत है इस वक्त, आईफोन महंगा है इस वक्त इस गाड़ी से, तो अक्लमंद वो है जो ये गाड़ी ले ले। अगर वैसे मैकेनिकली काम नहीं ज़्यादा निकलता तो मोबाइल फोन से चढ़ के तो नहीं ना आ सकते रोज़ तुसी क्लास पढ़न, ठीक है। लेकिन वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि देखा जाए तो इस मोबाइल से इसकी वैल्यू कम है, लेकिन मोबाइल को लो वैल्यू कहा जा रहा है क्योंकि गाड़ी अगर नई हो तो क्या इतने की ही होगी, इतने की तो नहीं होती, तो इसलिए इसको लो वैल्यू में स्टैंडर्ड नहीं डालता। पढ़ें ज़रा ये असेसमेंट, ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है इस पॉइंट के साथ टिच की है हमने। पॉइंट 2 पढ़ें ज़रा, मैं फिर पढ़ता हूँ, मैं ज़रा लिख लूँ तब तक। एग्जाम्पल और लिख ले भाई, डेथ पड़ जाती है इसको यहाँ पे आगे इस वक्त। एग्जाम्पल नंबर 4 जी, द assessment of whether or not an acid is considered to have a low value is based on its value when it was new. It is not based in any way on the least acid current value, ठीक है। करंट वैल्यू की बेस पे इसको लो वैल्यू हो, तो सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जाओगे तो आपको तो 85 की मिलेगी ना, लेकिन वो कह रहा है नहीं, जब ये नई होती थी तो क्या उस वक्त ये लो वैल्यू कंसिडर की जा सकती थी? ऐसी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। उस वक्त के हिसाब से तो बड़े पैसे होते होंगे, उस वक्त की फेयर वैल्यू होगी तो, ठीक है। तो एसिड को आपने डिसीजन, जो लो वैल्यू का डिसीजन लेना है कि लो वैल्यू है या नहीं है, उसका डिसीजन आपने किस पर लेना है, बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू व्हेन इट वाज न्यू, ठीक है। और सही है, ये यूं करते हैं, कैन बी परचेज्ड बाय लेसी इटसेल्फ एंड नॉट हायर, ठीक है जी। अच्छा चलें जी नेक्स्ट। अच्छा, अब लो वैल्यू एसिड के बारे में क्या कहता है? लो वैल्यू एसिड के बारे में कहता है, एग्जाम्पल ही बना देते हैं मेरे ख्याल में, जान दीजिए फिर कहानी चल ही रही है तो। एग्जाम्पल 5, बल्कि इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, थोड़ी सी जगह बचाते हैं, ये तो माइक्रोस्कोपिक नहीं ना होगा। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे आपके पास आपकी एक क्लास ऑफ एसिड है, ये कंप्यूटर्स की, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह की क्लास है ना एसिड्स की, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर एग्जाम्पल 5 करते हैं, मेरे पास कंप्यूटर्स हैं पड़े हुए, ये एक क्लास ऑफ एसिड है मेरी, ठीक है। इनमें मेरे पास एक पीसी पड़ा है 50,000 का, और मेरे पास एक सुपर कंप्यूटर पड़ा है, सर्वर को लगाया हुआ है मैंने। वो सुपर कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, चलो 15 लाख का है। अब दिल क्या कहता है, कंप्यूटर को लो वैल्यू कहते हैं, पूरी क्लास के ऊपर ही लो वैल्यू होगा या नहीं होगा। जैसे यहाँ पे पूरी क्लास या शॉर्ट टर्म थी या नहीं थी, ऐसे ही ये पूरी क्लास या लो वैल्यू है या नहीं है। इज इट सो? नो, इट इज़ जाग, इसको लगेगी जाग। ये कॉन्सेप्ट गलत है अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो। स्टैंडर्ड कहता है शॉर्ट टर्म के लिए तो आपने क्लास बाय क्लास डिसीजन लेना है, लेकिन लो वैल्यू एसिड के लिए आपने क्लास बाय क्लास नहीं, आपने एसिड वाइज डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। क्या मतलब,
मतलब ये कि आप ये कहेंगे कि कंप्यूटर्स में नज़र आने वाला, छड़ दे यार, कंप्यूटर्स में नज़र आने वाला जो पीसी है 50,000 वाला, ये लो वैल्यू है, ठीक है, और जो सुपर कंप्यूटर है ये लो वैल्यू नहीं है। ये बात समझ आई? सिंपल बात है। असल में क्लास बाय क्लास वाला चक्कर था ना, ठीक है। तो आपने शॉर्ट टर्म है या नहीं है उसका डिसीजन लिया क्लास वाइज, पूरी क्लास, मतलब उसकी अकाउंटिंग पूरी क्लास के हिसाब से की है। लेकिन लो वैल्यू एसेट की डिसीजन मेकिंग किस बेस पर होगी? एसेट बाय एसेट। पढ़ो जरा पॉइंट नंबर 3। इसके साथ आपने कौन सी एग्जांपल जोड़ ली है जी? एग्जांपल 5। जरा इसको पढ़ो फिर एग्जांपल को भी देख लेना। जी, लो वैल्यू एसेट इज डिसाइडेड ऑन लीज बाय लीज बेसिस रादर देन क्लास। हर एक, आपने सुपर कंप्यूटर भी लीज पे लिया हुआ है, आपने पीसी भी लीज पे लिया हुआ है, डिसीजन मेकिंग किस बेस पे करेंगे? लीज बाय लीज, हर एक एसेट की बेस पे। ये नहीं कि पूरे कंप्यूटर को या तो लो वैल्यू कहें या ना कहें, ये कोई बात नहीं है। एसेट बाय एसेट, ओके, लीज बाय लीज। 5 एग्जांपल्स हो गई। एग्जांपल 6 पे आए। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब लीज का। सब लीज किसे कहते हैं जी? कोई बता सकता है? सब लीज किसे कहते हैं? आपने लीज पे कोई एसेट लिया और आगे लीज पे दे दिया। मिसाल के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लेसर है, ठीक है, और इनसे एमसीबी वालों ने जो है वो मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन्स लीज़ पर ले लिए। मोबाइल फ़ोन्स लीज़ पर 50 मोबाइल लीज़ पर ले लिए, ठीक है। तो ये क्या क्या बन गया? एमसीबी क्या बन गया? लेसी। अभी तक तो ये मोबाइल फ़ोन हैं, ये शॉर्ट टर्म लीज़ में आते हैं, क्या ख्याल है? लेकिन एमसीबी वालों ने आगे पैकेजेस वालों को ये मोबाइल लीज़ पर दे दिए। पैकेजेस वालों ने अपने स्टाफ के लिए मोबाइल्स लेने थे, तो उन्होंने कहा अलग से पैसे क्या लगाने, ये क्या कर दें, लीज़ पे मंगवा लेते हैं। तो उन्होंने एमसीबी से लीज़ करवा ली, यानी एमसीबी ने आगे फिर इनको लीज़ कर दिए। तो ये क्या कहलाएगी? सब लीज़। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर लेसी ने आगे लो वैल्यू एसेट भी था, लो वैल्यू एसेट की लीज बनती थी, लेकिन लेसी ने आगे इसे सब लीज कर दिया, तो ये हेड लीज बनती है। और बोलो ये क्या है? हेड लीज। क्या ख्याल है? समझ आती है ये बात? हेड लीज मतलब लीज आगे लीज पर दे दिया, तो ये हेड लीज जो है ये फिर कभी भी लो वैल्यू नहीं बन सकती। हेड लीज कभी भी नहीं होगी, नॉट आ लो वैल्यू एसेट लीज, ठीक है जी। और सही है। ऐसे भी तो हो सकता था कि मिसाल के तौर पे यही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है लेसर, और इससे डॉलेंस वालों ने लीज पर एसेट्स लिए हैं, ठीक है, और फिर आगे उनको वैसे ही जरा अपने एम्प्लॉयज़ को सब लीज कर दिए। वैसे तो ये लीज ही नहीं है, असल में एम्प्लॉयज़ को दे दिया, मैं यूँ कहता हूँ। सब लीज का कर भी दें तो वो क्या अपने एम्प्लॉयज़ के यूज़ के लिए है, बस ऐसे ही उन्होंने शायद कोई थोड़ी रिकवरी वगैरह रखी हो, मतलब इन्होंने आगे अपने एम्प्लॉयज़ को दे दिया। लीज ना करें, इन्होंने क्या कर दिया? अपने एम्प्लॉयज़ को दे दिया। तो फिर ये बिजनेस के अपने इस्तेमाल में ही है, तो लेसी के लिए जो लीज है, चाहे आगे लीज पर भी दे रहे हैं, तो जो हेड लीज बनेगी, तो वो चूंकि बिजनेस एम्प्लॉयज़ के लिए ही आपने यूज़ कर लिए, तो वो हेड लीज जो है वो आपकी कैन बी आ लो वैल्यू एसेट लीज, ठीक है। और सही है, क्योंकि ये तो लीज ही नहीं है। आप इसको लीज कह सकते हैं, तो लीज ही नहीं है मेरे हिसाब से, और ठीक है, सही है। पढ़ो ज़रा इसको, एग्जाम्पल 6 हो गई है, ये पढ़ो ज़रा एग्जाम्पल नंबर 6 इसके साथ हमने जोड़ ली, ठीक है। पढ़े जल्दी करें।
इन केस, बस छुट्टी होने लगी, इन केस लेसी इंटेंड्स टू सब लीज द लो वैल्यू एसेट, द लेसी मे नेवर, ये कौन है हमारा ये कौन सा था, एमसीबी, लेसी मे नेवर अकाउंट फॉर हेड लीज एज लो वैल्यूड एसेट, दैट इज the head lease will have to be recorded on balance sheet even if it involves an asset that would otherwise said to have a low value। कहता है फिर सिंप्लीफाइड अप्रोच नहीं, अगर आपने सब लीज कर दिया आगे तो लेसी साहब अब आप इसको राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट पर ही रख सकते हैं, देयर इज नो ऑप्शन। ठीक है जी। ओह आ गई वो एग्जांपल जिनका कब से इंतजार था, एग्जांपल्स ऑफ लो वैल्यू एसेट, ये आपकी किताब के अंदर भी लिखी हुई हैं, तो अगर वो करेगा भी लो वैल्यू एसेट खामोशी में तो इन्हीं में से ही लिख सकता है। ठीक है, क्या है जी, लो वैल्यू एसेट इंक्लूड्स बट आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू, यही नहीं है सिर्फ, लेकिन इसमें ये शामिल है क्या, टेलीफोन सिस्टम्स, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, स्मॉल आइटम्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर, आईटी इक्विपमेंट सच एज लैपटॉप्स एंड नोट डाला उन्होंने, व्हीकल इज नॉट आ लो वैल्यू एसेट। ठीक है, अब जो एक छोटा सा काम आपने करना है ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पे जो शफकत करनी है, मैं फिर कल डिस्क्लोजर्स पे जाऊंगा, आपने ये करना है इसको ज़रा क्विकली, क्योंकि मैंने FAR मैंने उसका IS-21 का कोई होमवर्क आपको नहीं दिया, ऐसे ही है, तो फिर ये ख़त्म करना है ना आज होमवर्क। एग्जाम्पल 1 बहुत आसान है, सिर्फ एक बार तसल्ली करनी है कि हाँ हमें समझ आ रही है या नहीं। सारी एग्जाम्पल्स इसी में 8वीं या 9वीं हमने की थी, जब हमने करने वाली वही थी नहीं आगे भी हैं, उसके बाद भी कुछ हैं, देखते हैं ना, कुछ में मसला आया किसी में तो देख लें फिर। ये देखें 8 हमने कर ली हुई है, पूरी कर ली थी ना आपने एंड तक माशाल्लाह। 9 है होमवर्क, 10 होमवर्क, 11 होमवर्क, उसके बाद डिस्क्लोजर स्टार्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन, ये हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, बहरहाल इसको गो थ्रू करके जाएंगे ना यहाँ से। ठीक है, तो अब रह गए हैं मेरे डिस्क्लोजर्स। अच्छा, किस बच्चे ने मेरी इस क्लास में अभी तक IFRS 16 के MCQs नहीं लिए हुए, किसने वो लेक्चर ले लिया था, हाथ खड़ा करें। कौन सा पार्ट था, 24 का बी था, 24 का बी किसने ले लिया था, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, लिंक दोबारा भिजवाऊंगा खुदा के लिए। अभी जो रहते हैं कौन रहता है, कब का इरादा है, पेपर्स के बाद का, ग्रुप में क्यों नहीं ऐड कर रहे, कैसे हो सकता है, मैसेज नहीं करो, आओ मेरे साथ। हाँ अच्छा जी, अब इंशाल्लाह मंडे को होती है मुलाकात, ये सारी एग्जांपल्स आपने कर लेनी है और कोशिश करिएगा, पास पेपर 18 था गालिबन। अच्छा दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ भाई, पास पेपर 18 था ना आपका गोल्ड लिमिटेड, उसको भी ज़रा कर लीजिएगा, भूल गए होंगे मैंने, फिर वो डिस्कस कर देना है आप। ठीक है, ओके, तो ये तस्वीरें हैं जनाब, किधर गई ये, एक मिनट एक काम करते हैं, ये इसको अलग कर लेते हैं ना बेटा, तो जब ये इधर आ जाएंगी तो फिर एक ही तस्वीर में दोनों आ जाएंगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।